हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसए अकेडमी। तो आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर जो आप लोगों को आने वाले आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। आज हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस के बारे में, जिसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है द डिज़ाइंस एक्ट ऑफ 2000। ये बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और वीडियो पूरी सुनिएगा और पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं वो लीगल राइट्स जो हमें किसी भी इंडस्ट्रियल, साइंटिफिक, लिटरेरी या आर्टिस्टिक फील्ड में हमारी कोई ऐसी एक्टिविटी हो जो हमारा इन्वेंशन हो, उसके थ्रू हमें ये लीगल राइट्स मिलते हैं। ऐसी कोई चीज़ जिसमें हमने अपना खुद का ह्यूमन ब्रेन अप्लाई किया हो, उस पर हमें लीगल राइट्स मिलते हैं, जिसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कहा जाता है। आज के टाइम पे देखा जाए तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स करेंसी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बताती हूँ डिज़ाइन के बारे में। आज के टाइम पे इंडिया में डिज़ाइन को रूल करने वाला एक मेन इंपॉर्टेंट डिज़ाइन लॉ है जो है द डिज़ाइंस एक्ट ऑफ 2000। इससे पहले हमारे पास द डिज़ाइंस एक्ट ऑफ 1911 था, बट उसमें कुछ ज़्यादा नेसेसरी अमेंडमेंट्स करने की ज़रूरत थी क्योंकि एडवांसमेंट हो गया था, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, चेंजेस आते जा रहे हैं मॉडर्नाइजेशन की वजह से, तो न्यू एक्ट लाने की ज़रूरत थी, जिसके चलते डिज़ाइंस एक्ट ऑफ 2000 लाया गया, जिसमें यह बताया गया है कि डिज़ाइन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इफेक्टिव टूल है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में। और डिज़ाइन जो है वो एप्लीकेबल हो सकता है किसी भी आर्टिकल पे, चाहे वो आर्टिकल आर्टिफिशियल हो, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे पार्टली आर्टिफिशियल हो, चाहे पार्टली नेचुरल हो, वो हर एक आर्टिकल पे अप्लाई किया जा सकता है। ऐसी कोई चीज़ जो डिस्प्ले की जा सकती हो, जो दिखती हो, लाइन हो, इमेज हो, कॉन्फ़िगरेशन हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो, उसे हम डिज़ाइन बोल सकते हैं, जिसका एक ऑब्जर्वर के माइंड पे अलग ही इंप्रेशन हो और उस इंप्रेशन से हम उस पर्टिकुलर आर्टिकल की अपीयरेंस के बारे में जज कर सकते हो, उस आर्टिकल की इंडिविजुअलिटी को हम जज कर सकते हैं, तो वो होता है डिज़ाइन। अब आइए आगे देखते हैं। डिज़ाइन बेसिकली जो है वो फिजिकल अपीयरेंस की बात करता है। ऑलराइट, हमें देखना है ब्रीफ इंट्रोडक्शन रिलेटेड टू दी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ एंड कन्वेंशंस। इसको हम लिंक करेंगे इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल डिज़ाइंस से, जो इंडस्ट्रियल फील्ड में जो डिज़ाइंस का इन्वेंशन हुआ है, डिज़ाइंस को जो इवॉल्व किया गया है वो कैसे किया गया है। डिज़ाइंस जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं क्योंकि हमने अपने स्किल से, लेबर से, अपने ह्यूमन ब्रेन को अप्लाई करके एक डिज़ाइन को प्रोड्यूस किया है। जो कोई भी प्रोड्यूसर होता है वो अपने आर्टिकल्स के ऊपर वो डिज़ाइन दिखाने की कोशिश करता है। ये जो डिज़ाइन है ये हमारे पास नहीं है सिर्फ डिज़ाइन से रिलेटेड लॉ, ये इंग्लिश पार्लियामेंट से भी हम ट्रेस कर सकते हैं क्योंकि वहाँ से ये स्टार्ट किया गया है। जस्ट बिकॉज द वन हु इज़ मैन्युफैक्चरिंग द गुड्स, उसे इतनी तो प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए कि उसने अगर कोई गुड के ऊपर अपना कोई डिज़ाइन बनाया है तो उस डिज़ाइन के ऊपर उसकी पूरी पूरी लीगल मोनोपोली हो। तो ये जो डिज़ाइंस लॉ होते हैं इनके अकॉर्डिंगली जो भी बंदा प्रोड्यूसर होता है उसको अपने डिज़ाइन के ऊपर लीगल लॉ से ग्रांट की हुई मोनोपोली मिलती है। पहले जब इंग्लिश पार्लियामेंट में ये स्टार्टिंग हुई तो वहाँ पे एक एक्ट बनाया गया, द कॉपीराइट इन डिज़ाइंस एक्ट 1839 में, और वहाँ पे ये डिसाइड किया गया कि जो भी प्रोड्यूसर होगा उसे इस तरीके से मोनोपोली दे दी जाएगी, और पर ये 3 इयर्स तक के पीरियड के लिए डिसाइड किया गया। बट उसके बाद धीरे धीरे जो और लॉज में इवोल्यूशन आता गया और इसको चेंजेस करने की बात की गई, तो अभी है द कॉपीराइट डिज़ाइंस पेटेंट एक्ट ऑफ 1988। इसके चलते वहाँ पे और ज़्यादा लेजिस्लेशंस आ गई हैं और काफ़ी ज़्यादा प्रोविजंस आ गए हैं आज के टाइम पे डिज़ाइंस को प्रोटेक्ट करने के लिए। इंडिया में जो पहली लेजिस्लेशन आई है इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस की प्रोटेक्शन के लिए वो थी द पेटेंट्स एंड डिज़ाइंस प्रोटेक्शन एक्ट 1872, जिसको बहुत ज़्यादा चलन में लाया गया था। बट इससे पहले हमारे पास एक और एक्ट था 1859 का, जिसे हमारे गवर्नर जनरल ने पास किया था, और उन्होंने काफ़ी सारे प्रिविलेजेस दे दी थी इसमें हमारे इन्वेंटर्स को, और उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन दे दिया गया था। बट जो 1872 का एक्ट आया, 1872 के एक्ट को लाना ज़रूरी था क्योंकि इसमें काफ़ी सारी नई चीज़ें आ गई थी, जो ओरिजिनलिटी, न्यू डिज़ाइन के ऊपर, एप्लीकेशन ऑफ डिज़ाइन के ऊपर काफ़ी सारी बातें करनी थी जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई थी, और वो 1872 के एक्ट में की गई। अब जो डिज़ाइन था उसे एक सेपरेट प्रोटेक्शन देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था, इसीलिए द पेटेंट्स एंड डिज़ाइन एक्ट ऑफ 1911 लाया गया, जिसमें इंडस्ट्रियल डिज़ाइन को और ज़्यादा प्रोटेक्शन दी गई। धीरे धीरे करके काफ़ी सारे एक्ट्स आए और उसके बाद आया द डिज़ाइन एक्ट ऑफ 1911। यहाँ पे डिज़ाइंस को और प्रोटेक्ट किया गया, प्रोविजंस लाए गए डिज़ाइन से रिलेटेड,
और कॉन्टिन्यूड रहा इसकी गवर्नेंस में काफ़ी समय तक। इंडिया ने इसी एक्ट के अकॉर्डिंगली डिज़ाइंस को प्रोटेक्ट किया। बट क्योंकि हमें काफ़ी सारे इंप्रूवमेंट्स चाहिए थे, जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये न्यू एक्ट हम क्यों लाए 2000 वाला, क्योंकि हमें आर्टिकल, डिज़ाइन, ओरिजिनलिटी, इन सब डेफिनेशंस के स्कोप को काफ़ी ज़्यादा वाइडन करना था। हमें पब्लिकेशन के रिलेटेड जो प्रोविजंस थे उनको काफ़ी ज़्यादा वाइडन करना था। कंट्रोलर की, एग्जामिनर्स की और डेलीगेशन ऑफ पावर्स को काफ़ी ज़्यादा वाइडन करना था। हमें ऐसी कुछ पावर्स इनकॉर्पोरेट करनी थी जो कंट्रोलर के पास बढ़ाई जा सके। हमें प्रोविजंस लाने थे नॉन रजिस्ट्रेबल डिज़ाइन से रिलेटेड। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो 2000 वाले एक्ट में लाने की ज़रूरत थी और जो चीज़ें 1911 वाले एक्ट में नहीं थी, इसीलिए ये चेंजेस किए गए। और आज के टाइम पे इंडिया जो है वो 2000 वाले एक्ट के अकॉर्डिंगली ही चलता है और सारे डिज़ाइंस को प्रोटेक्शन इसी एक्ट के अंडर मिलता है। उसके बाद क्या हुआ कि इंडिया जब WTO का मेंबर बना 1995 में, तो उसके अकॉर्डिंगली जो पहले हमारा एक्ट बना था द पेटेंट एंड डिज़ाइन एक्ट ऑफ 1911, उसे रिपील कर दिया गया और उसके बाद 2000 वाला एक्ट इनैक्ट किया गया और यही बोला गया कि आज के टाइम पे जो डिज़ाइन लॉ है इंडिया में वो ट्रिप्स मिशन के अकॉर्डिंगली इसी से चलेंगे। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, डेफिनेशन विच इज़ अंडर सेक्शन 2 ऑफ दिस एक्ट। डेफिनेशन क्या कहती है कि डिज़ाइन जो है इसका मतलब है कोई भी ऐसा फीचर जो शेप हो, कन्फिग्रेशन हो, पैटर्न हो, ऑर्नामेंटेशन हो, लाइंस हो, कलर्स हो, किसी भी आर्टिकल के ऊपर हो सकता है, डजेंट मैटर। आर्टिकल जो है वो 2 डायमेंशनल भी हो सकता है और 3 डायमेंशनल भी हो सकता है। वो किसी भी तरीके से बना हो, वेदर इट इज़ एनी इंडस्ट्रियल प्रोसेस, वेदर इट इज़ मैनुअल, मैकेनिकल और इट इज़ केमिकल प्रोसीजर, वेदर वो आर्टिकल सेपरेट है या कंबाइंड है, डजेंट मैटर्स। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई जिससे हम ये बता सकते हैं कि एक डिज़ाइन क्या होता है। अब इसके साथ साथ ऐसी भी कुछ चीज़ें बताई गई सेक्शन 2D में जिसके अकॉर्डिंगली क्या चीज़ ऐसी है जो एक डिज़ाइन में इंक्लूड नहीं होनी चाहिए। मैं बताती हूँ आपको, एनी मोड और प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये एक डिज़ाइन की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होता। तो कोई भी डिज़ाइन जिसमें प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन मतलब मोड, तरीका ऑफ कंस्ट्रक्शन बताया गया है, वो डिज़ाइन के अंडर नहीं आता। एनीथिंग विच इज़ एनी मैकेनिकल डिवाइस, मैकेनिकल डिवाइस कोई भी है वो डिज़ाइन के अंडर नहीं आएगा। एनी ट्रेडमार्क, एनी प्रॉपर्टी मार्क, एनी आर्टिस्टिक वर्क, ये सब भी डिज़ाइन के अंडर नहीं आते। तो 2D कहता है कि कोई भी शेप, कन्फिग्रेशन, पैटर्न, ऑर्नामेंटेशन कुछ भी हो वो डिज़ाइन होता है। बट ये जो डिज़ाइन के बारे में बातें आपको बताई हैं कि डिज़ाइन में क्या क्या इंक्लूड नहीं करता, ये हर आर्टिकल पे अप्लाई करता है, वेदर इट इज़ 2 डायमेंशनल और इट इज़ 3 डायमेंशनल, हर फॉर्म पे अप्लाई करता है। बस सिंपल सी बात इतनी है कि जो भी आर्टिकल है वो विजिबल होना चाहिए, वो एक आई से, एक नेकेड आई से जज किया जा सके। इट शुड बी विजुअल, ठीक है। तो वो जब ऐसे विजुअल इंटरप्रिटेशन हो सकती है किसी चीज़ की, तो उसे हम डिज़ाइन मानते हैं। द वेरी नेक्स्ट थिंग इज एसेंशियल ऑफ डिज़ाइन। एक डिज़ाइन को होने के लिए उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। डिज़ाइन जो है वो न्यू और ओरिजिनल होना चाहिए। न्यू और ओरिजिनल से मतलब है कि वो एक ऐसा पैटर्न, ऐसी शेप, ऐसा कन्फिग्रेशन और ऐसी ऑर्नामेंटेशन होनी चाहिए जो आप अपने आर्टिकल पे अप्लाई कर रहे हो बट वो पहले कभी भी अप्लाई नहीं हुआ है, इंडिया में भी नहीं, इंडिया से बाहर भी नहीं। सेकेंड पॉइंट इज द सेम थिंग, it is not published in India and it has not published in any other country before। अगर ऐसा है तो आपका डिज़ाइन जो है क्वालिफाई करता है और उसको रजिस्टर कर दिया जाएगा। द वेरी नेक्स्ट थिंग इज़, ऐसा इसलिए है वैसे क्योंकि पब्लिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि पब्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक स्पेसिफिक चीज़ है। वैसे पब्लिकेशन की कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन 2000 वाले एक्ट में नहीं दी गई है, ना ही 1911 वाले एक्ट में थी। बट क्योंकि पब्लिकेशन एक बेसिक नींव होती है जिसके बेसिस पे हम आगे डिसाइड कर सकते हैं कि वो एक्ट कहाँ का है। तो वेदर इट हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन इंडिया और आउट ऑफ इंडिया, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उस डिज़ाइन को रिपीट करें। द थर्ड इंपॉर्टेंट एसेंशियल इज अपील्स टू आई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि जब अगर आप चाहते हो कि आपका डिज़ाइन रजिस्टर किया जाए तो उसमें एक इंपॉर्टेंट फीचर होना चाहिए कि वो विजिबल होना चाहिए, वो आई कैची हो, एटलीस्ट वो हम अपनी नेकेड आई से उसे देख सकें। इट शुड बी अपीलेबल टू आवर आइज, ऐसा आर्टिस्टिक वर्क आपका होना चाहिए। ऑल राइट, द वेरी नेक्स्ट थिंग इज रजिस्ट्रेशन ऑफ डिज़ाइन। अब हमने अपना डिज़ाइन बनाया है तो उसे रजिस्टर तो करवाएंगे, ये सेक्शन 4 में कर सकते हैं हम, डिज़ाइन एक्ट ऑफ 2000 में। सेक्शन 4 के अकॉर्डिंगली मैंने अभी आपको पीछे कुछ एसेंशियल्स बताए हैं डिज़ाइन के लिए, वो ही एसेंशियल सेक्शन 4 में रजिस्ट्रेशन के लिए लागू होते हैं कि एक डिज़ाइन को अगर आपको रजिस्टर कराना है, इट शुड बी न्यू एंड ओरिजिनल, इट शुड नॉट बी प्रीवियसली पब्लिश्ड इन इंडिया और एनीवेयर इन द वर्ल्ड,
डिज़ाइन जो है इट मस्ट बी सिग्निफिकेंटली डिस्टिंग्विशेबल। कोई भी नॉन डिज़ाइन या अननोन डिज़ाइन जो है उसके कॉम्बिनेशंस के साथ आपका जो डिज़ाइन है वो डिस्टिंग्विशेबल हो, सेम ना हो, आइडेंटिकल ना हो। द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपके डिज़ाइन में कोई भी ऐसा स्कैंडलस या ऑब्सीन मैटर ना हो, अदरवाइज उसे रजिस्टर नहीं किया जाएगा। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट पार्ट आता है प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन। क्या प्रोसीजर है जिसे हम रजिस्ट्रेशन के लिए फॉलो करेंगे, ये आता है सेक्शन 5 to 10 के अंडर, और इसमें रूल्स आते हैं 11 to 25 ऑफ डिज़ाइन रूल्स। 2001 में डिज़ाइन रूल्स बनाए गए थे जिसके अकॉर्डिंगली ये रूल्स हैं जिन्हें फॉलो किया जाता है प्रोसीजर में। कोई भी पर्सन अगर क्लेम कर रहा है कि भाई मैंने एक नया और ओरिजिनल डिज़ाइन बनाया है और ये आज से पहले कभी भी हमारी कंट्री में या बाहर की किसी कंट्री में पब्लिश नहीं हुआ है, और ये जो है पब्लिक मोरालिटी और पब्लिक ऑर्डर के भी अंदर है, मैंने ढंग से बनाया है, तो आप इसको प्लीज़ रजिस्टर कर दीजिए। उसे ये सारे पर्टिकुलर्स लेकर के कंट्रोलर के पास जाना पड़ेगा कि आप मेरे इस डिज़ाइन को रजिस्टर कर दीजिए। इसके लिए हमने रजिस्ट्रेशन की हुई है, एक गुड्स क्लासीफाई करके हमने 32 क्लासेस बनाई हुई हैं विच कम्स अंडर थर्ड शेड्यूल टू डिज़ाइन रूल्स ऑफ 2001। तो ये जो 32 क्लासेस हैं इनके अंडर आपका जब गुड आ जाता है तो उसे क्लासीफाई करके उसके अंदर और रजिस्टर कर दिया जाता है। रूल 12 जो है डिज़ाइन रूल ऑफ 2001 वो ये कहता है कि हमारा जो भी डिज़ाइन हो वो हमारी नोवेल्टी के लिए हो, वो हमारी नोवेल्टी के अकॉर्डिंग हो। नोवेल्टी का क्या मतलब है? क्वालिटी ऑफ बीइंग न्यू, वो न्यू हो, डिफरेंट हो। मतलब अगर आप एक बुक शेल्फ बना रहे हैं तो उसकी शेप, उसकी कॉन्फ़िगरेशन में आपकी नोवेल्टी हो, मतलब वो आपके अकॉर्डिंगली न्यू और डिफरेंट हो, उसकी क्वालिटी अलग हो। ठीक है, जब आप कोई फुटबॉल बना रहे हैं, फुटबॉल पे आप कोई अलग पैटर्न बना रहे हैं तो उस पर आप नोवेल्टी क्लेम कर सकें कि वो न्यू है, वो डिफरेंट स्टाइल है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। तो ये मेन चीज़ है जो हम प्रोसीजर में चेक करते हैं। अगर आप ऐसे हमने अपना रजिस्टर करने के लिए दिया डिज़ाइन, और अगर हमें लगता है कि नहीं हमारी एप्लीकेशन को जो है गलत तरीके से रिजेक्ट किया गया है और कंट्रोलर जो है हमारी एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ कर रहा है बिना ऐसी रीज़न के, तो जो भी एग्रीव्ड पर्सन है वो हाई कोर्ट में भी अपील कर सकता है। ऐसी बहुत सारी अपील्स पहले आ चुकी हैं और बहुत सारे केसेस में आ चुकी हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के पास भी और इंडिया की गवर्नमेंट के पास भी काफ़ी सारे ऐसे डिज़ाइन से रिलेटेबल कंप्लेंट्स आ चुकी हैं और इनको एंटरटेन किया जाता है क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन है आपके डिज़ाइन की वो कुछ पीरियड तक के लिए वैलिड होती है, या तो वो 10 ईयर्स तक के लिए वैलिड होती है और उसके बाद उसे आगे भी एक्सटेंड किया जा सकता है 5 ईयर्स तक के लिए। तो प्राइमा फेसाई आपका एक ही मोटिव होना चाहिए कि हमारा जो डिज़ाइन है वो पहले कभी यहाँ पे नहीं लाया गया है और हम ओरिजिनलिटी के साथ अपना डिज़ाइन लेकर के आए हैं। अगर हम इस प्रोसीजर के साथ चलते हैं तो हमारा डिज़ाइन सक्सेसफुली रजिस्टर हो सकता है। द वेरी नेक्स्ट थिंग इज कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ डिज़ाइन। अब अगर आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया है तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कैंसिल हो जाए। कैंसिल होने के लिए हमारे पास क्या क्या ग्राउंड्स हैं कि एक तो ये देखा जाता है कि अगर आपका डिज़ाइन यहाँ पे पहले प्रीवियसली रजिस्टर्ड है इंडिया में तो वो कैंसिल कर दिया जाएगा उसकी रजिस्ट्रेशन। सेकेंडली, इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर किसी कंट्री में अगर रजिस्टर हो चुका है तो भी कैंसिल कर दिया जाएगा। द वेरी नेक्स्ट थिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि डिज़ाइन जो है आपका वो न्यू ही नहीं है, ओरिजिनल ही नहीं है, तो भी आपका डिज़ाइन कैंसिल कर दिया जाएगा। एंड रजिस्ट्रेबल ही नहीं है, रजिस्ट्रेबल ही नहीं है तो उसमें आप ये चीज़ ले सकते हो कि या तो वो डिज़ाइन की डेफिनेशन के अंडर आता ही नहीं है या फिर हो सकता है ऑब्सीन या स्कैंडलस मैटर हो डिज़ाइन का, इसीलिए वो रजिस्ट्रेबल काउंट ही नहीं किया जाएगा। ऑलराइट, तो ये जो डिज़ाइन के सारे जो ग्राउंड्स हैं जिनके बेसिस पे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि कैंसिल हो सकता है या नहीं, ये सेक्शन 19 के अंडर आते हैं। अब इसमें हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है, एम्प्रो फूड प्रोडक्ट्स वर्सेज अशोक बिस्किट्स वर्क एंड अदर्स। ये 1973 का केस लॉ है। इसमें अपीलेंट और रिस्पोंडेंट दोनों बिस्किट मेकर्स हैं। अब इसमें जो अपीलेंट है वो उनकी एम्प्रो फूड प्रोडक्ट की फैक्ट्री है और उनके पास जो है एक डिज़ाइन है उनका AF जो अपने बिस्किट्स के बीच में वो लगाते हैं और उनका डिज़ाइन रजिस्टर्ड है। उनका कहना ये है कि जो रिस्पोंडेंट है अशोक बिस्किट वर्क्स, इनका जो डिज़ाइन होना चाहिए था ये AB होना चाहिए था, बट इन्होंने हमारा सिमिलर बनाने के लिए AP बना लिया जिसका इनकी कंपनी के नाम के साथ भी कोई लेना देना नहीं है। तो इन्होंने हमारी पायरेसी करी है और उन्होंने सूट फाइल किया कि आप इसके ऊपर इंजंक्शन लगाओ कि ये डिज़ाइन ये आगे यूज़ ना कर सके और इसके ऊपर स्टॉप लगाओ क्योंकि इसने हमारी चीटिंग करी है। बट आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने ये देखा कि रिस्पोंडेंट ने तो ऐसा कोई काम किया ही नहीं है जिससे उसके डिज़ाइन को कैंसिल किया जा सके, और इंजंक्शन किस बेसिस पे लगाया जाएगा? अगर डिज़ाइन सेम होता तो इंजंक्शन लगा भी सकते थे, बट ऐसा कुछ था ही नहीं, तो इसीलिए इंजंक्शन नहीं लगाया गया और डिफेंस कैंसिल कर दिया गया और जो डिज़ाइन जिसका था उसे ही कॉन्टिन्यूड रखने को कहा गया।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पायरेसी ऑफ रजिस्टर्ड डिजाइन। पायरेसी का क्या मतलब होता है? मतलब अगर कोई भी डिजाइन है जो पहले कोई इंसान बना चुका है, वो किसी और से रिलेटेड है, आप उस डिजाइन को, उस रजिस्टर्ड डिजाइन को अपने प्रोडक्ट के सेल के पर्पस के लिए, अपने आर्टिकल के लिए यूज कर रहे हो विदाउट द कंसेंट ऑफ रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर, अगर आप ऐसा करते हो तो आप अनऑथराइज्ड, अनलॉफुल तरीके से उस डिजाइन को आगे कॉपी कर रहे हो, जिसे पायरेसी का नाम दिया जाता है। पायरेसी का को हम एनालाइज करते हैं सेक्शन 22 के अंडर, जिसमें यह बोला गया है कि अगर आप अपने सेल के पर्पस के लिए किसी और का डिजाइन अपने आर्टिकल के ऊपर अप्लाई करते हैं तो यह अनलॉफुल है। अगर आप कोई ऐसे विदाउट कंसेंट ऑफ रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर आप उस आर्टिकल को आगे सेल करने के लिए यूज करते हैं या फ्रॉडुलेंट तरीके से आप उस डिजाइन को यूज करते हैं, तो आप अनलॉफुल काम कर रहे हैं। अगर आप इस काम में पढ़ते हैं, अगर आप इस चीज में, इस सेक्शन के अंडर आप यहाँ पे कॉन्ट्रावीन कर रहे हैं, तो आप लाइबल होंगे। आपको रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर को उस डिजाइन के लिए कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। आपको उसको 25,000 तक के जो डैमेजेस होते हैं वो आपको पे करने पड़ेंगे। इन डैमेजेस को आगे डिसाइड किया जाता है, ये एक्सीड भी कर सकते हैं, बट दीज डैमेजेस शैल नॉट एक्सीड ₹50,000। और एक चॉइस होती है रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर के हाथ में कि अगर उनको इंजंक्शन लगवाना है या उनको डैमेजेस लेने हैं। सपोज जो कोर्ट है या कंट्रोलर है, उन्होंने डैमेजेस को अप्रूव कर दिया है कि आप डैमेजेस ले लीजिए, तो माइंडेड इंजंक्शन नहीं मिल सकता। फिर अगर रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर चाहते हैं कि इंजंक्शन लगाया जाए तो इंजंक्शन ही मिलेगा, फिर पैसे नहीं मिलेंगे, और अगर पैसे चाहिए तो फिर इंजंक्शन नहीं लगेगा। ये रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर की अपनी फ्री चॉइस होती है, वो इसमें क्या करना चाहते हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है, एम.ए. करीम वर्सेस एम. यासीम, ये 1934 का केस लॉ है, जिसमें कंडीशंस दी गई थी कि आप किसी के डिज़ाइन को अगर कैसे कैसे यूज़ करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आप किसी के डिज़ाइन को अपने पर्पस के लिए आगे इनेबल कर रहे हैं, आप उसकी सेल कर रहे हैं, आप पायरेटेड आर्टिकल को आगे विदाउट कंसेंट ऑफ रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर बेच रहे हैं, उसे पब्लिश कर रहे हैं या एक्सपोज कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये पायरेसी में आती हैं, और ये कंडीशंस इस केस के अंडर दी गई थी। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ हेयर इज कैलिको प्रिंटर्स एसोसिएशन लिमिटेड वर्सेस डी.एन. मुखर्जी। ये 1936 का केस लॉ है। इसमें यह बोला गया था कि अगर आप ये चाहते हैं कि भाई मैं बोलूँ मेरे साथ ना पायरेसी हुई है मेरे डिज़ाइन के साथ, तो मुझे उसे प्रूव करना पड़ेगा। उसे प्रूव करने के लिए मुझे क्या क्या उसके लिए फैक्टर्स ध्यान में रखने चाहिए कि सबसे पहले तो मेरे पास कॉपीराइट होना चाहिए अपने डिज़ाइन का। सेकेंडली मैं ये देखूँ कि भाई मेरा जो डिज़ाइन है ना वो फ्रॉडुलेंट तरीके से पायरेट किया गया है, मैं इस चीज़ को प्रूव कर सकूँ। द वेरी नेक्स्ट थिंग इज कि मेरे पास लाइसेंस होना चाहिए अपने डिज़ाइन का। अगर मेरे पास लाइसेंस नहीं है तो मैं उस चीज़ को आगे उसकी कंप्लेंट नहीं कर सकती। और ये भी मुझे ध्यान रखना होगा कि वो जो आगे वाला बंदा है, जो मैं जिसके ऊपर मैं ये क्लेम कर रही हूँ कि वो मेरे डिज़ाइन को पायरेट कर रहा है, उसके पास लाइसेंस है या नहीं। अगर उस इंसान के पास लाइसेंस है, अगर उसके पास मेरा कंसेंट नहीं है, तो ही उसने पायरेसी करी है। सपोज दैट पर्सन इज हैविंग लाइसेंस, दैट पर्सन इज हैविंग कंसेंट ऑफ रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर, तो उसने पायरेसी नहीं करी है। तो मुझे ये सब बातों को ध्यान रखना पड़ेगा, तभी मेरी बात मैं प्रूव करवा सकती हूँ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रेमेडी। अब मेरे साथ चीटिंग हुई है तो मैं रेमेडी तो क्लेम करूंगी ही। ये आता है सेक्शन 22 के क्लॉज 2 में। रेमेडीज जो है हमारे पास सिविल रेमेडीज ही अवेलेबल हैं, क्रिमिनल रेमेडी इस केस में हमारे पास अवेलेबल नहीं होती। सिविल रेमेडीज हमारे पास क्या क्या है? इंजंक्शन, डैमेजेस और कॉम्पनसेशन एंड डिलीवरी ऑफ इन्फ्रिंजिंग आर्टिकल्स। इंजंक्शन का मतलब होता है इंटरलोक्यूटरी इंजंक्शन। इसका मतलब है कि जब तक केस चल रहा है, जब तक जजमेंट नहीं आती, तब तक रोक दिया जाएगा कि तब तक आप उस चीज़ को फर्दर यूज नहीं कर सकते हैं। तो प्लेंटिफ को बट प्राइमा फेसाई ये प्रूव करना पड़ेगा कि भाई, क्योंकि बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर होता है, तो उसे प्राइमा फेसाई ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये डिजाइन मेरा है, इसकी ओरिजिनलिटी मेरे पास है और चीटिंग की गई है, तभी इंटरलोक्यूटरी इंजंक्शन ग्रांट किया जाता है। नेक्स्ट इज डैमेजेस और कॉम्पनसेशन। डैमेजेस और कॉम्पनसेशन में आई हैव टोल्ड यू कि 25,000 तक का डैमेज दिया जाता है, विच शैल नॉट एक्सीड टू 50,000, और उसके लिए उनके पास चॉइस होती है जो रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर है कि डैमेजेस चाहिए या इंजंक्शन चाहिए। अगर डैमेजेस अप्रूव हो जाते हैं तो फिर इंजंक्शन नहीं मिलता। नेक्स्ट थिंग इज डिलीवरी ऑफ इन्फ्रिंजिंग आर्टिकल्स। डिलीवरी का क्या मतलब है कि जो भी रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर है उसे ये चीज़ प्रूव करनी होगी कि मेरे पास ये जो रजिस्टर्ड डिज़ाइन है, ये मेरे पास जिस भी गुड के लिए था वो फॉर द पर्पज ऑफ सेल ही था। अगर फॉर द पर्पज ऑफ सेल नहीं होता है तो इस केस में यहाँ पर रेमेडी ग्रांट नहीं हो पाती है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है कैलिको प्रिंटर्स एसोसिएशन वर्सेस स्वामी एंड कंपनी। ये 1939 का केस लॉ है, जिसमें ये प्रिंसिपल्स बताए गए थे कि किस तरीके से ऑन व्हाट बेसिस
इंटरलोक्यूटरी इंजंक्शन ग्रांट किया जाएगा, क्या रेमेडी दी जाएगी। द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एंड लैंडमार्क केस हेयर इज भारत ग्लास ट्यूब लिमिटेड वर्सेस गोपाल गैस वर्क्स लिमिटेड। ये 2008 का केस लॉ है। इसमें रजिस्टर जो रिस्पोंडेंट हैं उनके पास रजिस्टर्ड डिज़ाइन था और वो जो है डायमंड शेप की ग्लास शीट्स बनाते थे अंडर डिज़ाइंस एक्ट ऑफ 2000 उन्होंने रजिस्टर्ड करा रखा था। रिस्पोंडेंट ने ये बोला कि मेरे पास होलसेल राइट है, मैं ये मैन्युफैक्चर करता हूँ, ग्लास शीट्स की मार्केट अच्छी है मेरे पास और ये डिज़ाइन मेरा रजिस्टर्ड है और इस डिज़ाइन को कॉपी किया है अब सामने वाली पार्टी ने, गोपाल ग्लास वर्क्स लिमिटेड ने। तो ये आप जो है इनको बोलिए। अब क्या होता है इसमें कि जो अपीलेंट है उन्होंने एक एप्लीकेशन फाइल कर दी डिज़ाइन एक्ट 2000 के अंडर और उन्होंने ये बोला कि जो रिस्पोंडेंट है इन्होंने मेरा डिज़ाइन कॉपी किया है, ये डिज़ाइन पहले प्रीवियसली पब्लिश हो चुका है इंडिया में भी और अब्रॉड में भी, एविडेंट है, आप देख सकते हैं, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स भी दिखा दिए। अब जो रिस्पोंडेंट है उन्होंने ये बोला कि भाई ये तो हमने तो रोलर प्रिपेयर, ये जो शीट है, ये जो ग्लास शीट है, इट इज़ प्रिपेयर्ड आउट ऑफ दीज रोलर्स। तो जो जर्मन कंपनी है जो रोलर्स को मैन्युफैक्चर करती है वो सिर्फ रोलर देती है ना, वो उसमें से शीट थोड़ी बना के देती है। तो उन्होंने ये चीज़ बोली कि रोलर के ऊपर आपका डिज़ाइन है ना, शीट के ऊपर आपका डिज़ाइन थोड़ी है। तो इस बात के कंटेंशंस जो उन्होंने सामने रखे, तो इसमें जो कंट्रोलर था उन्होंने पहले तो दो बातों को ये डिसाइड किया कि जो रिस्पोंडेंट है उन्होंने रिस्पोंडेंट के अगेंस्ट डिसीजन दिया। उन्होंने ये बोला कि जो डिज़ाइन की रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल कर दी एंड उन्होंने ये बोला कि क्योंकि टेक्निकल रीजंस के अकॉर्डिंगली हम ये देख सकते हैं कि जो रिस्पोंडेंट है उन्होंने अपील भी फाइल करी है हाई कोर्ट के सामने, कैलकाटा में उन्होंने अपील फाइल कर दी थी, तो उन्होंने उनका जो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया था उसके लिए अपील की मंजूरी दे दी और ये बोला कि क्योंकि टेक्निकल इश्यूज़ हैं तो मैं इस आपके जो मेन प्रॉब्लम है कि ये पब्लिक में यूज़ हो चुका है या प्रायर ये रजिस्टर्ड है या नहीं, इसके ऊपर मैं डिसीजन नहीं दूंगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया और सुप्रीम कोर्ट ने 2000 के एक्ट के अकॉर्डिंगली ये चीज़ बोली कि जो ऑब्जेक्टिव है मेन 2000 एक्ट का हमारा, वो ये ऑब्जेक्टिव है, अगर किसी इंसान ने अपनी लेबर लगाई है, अपने स्किल्स लगाए हैं, ह्यूमन ब्रेन से कोई डिज़ाइन बनाया है तो उसे प्रोटेक्शन दी जाए। तो इसीलिए होलसेल एम है और इस होलसेल एम को हम जो है यहाँ पे डिट्रॉइट नहीं होने देंगे। और जो अगर एक्ट ऐसा जो है जो डिज़ाइन जो पहले रजिस्टर हो चुका है तो उस डिज़ाइन के रजिस्टर होने के बावजूद भी हम किसी आगे फर्दर डिज़ाइन को कंटिन्यू नहीं होने देंगे। बट उन्हें इस केस में कोई ऐसा मेरिट मिला ही नहीं, तो उन्होंने ये बोला कि मैं इस अपील को तो सबसे पहले यहाँ पे डिसमिस करता हूँ और इसके ऊपर मैं कॉस्ट भी लगाऊंगा 50,000 रुपये, क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई भी ऐसा मेरिट नहीं दिखा। डिज़ाइन के ऊपर क्वेश्चन उठ ही नहीं सकता क्योंकि रोलर मैन्युफैक्चर हो रहा है, ग्लास शीट मैन्युफैक्चर नहीं हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना यहाँ पे मेन डिसीजन दिया। अब इसके बाद हमारा वेरी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओवरलैपिंग बिटवीन डिज़ाइन कॉपीराइट एंड डिज़ाइन ट्रेडमार्क। यहाँ पे हमें पढ़ना है डिज़ाइन और कॉपीराइट के बीच में डिफरेंस एंड डिज़ाइन और ट्रेडमार्क के बीच में डिफरेंस। तो अब डिज़ाइन और कॉपीराइट के बीच में सबसे पहला डिफरेंस ये होता है कि डिज़ाइन जो है वो हमारे पास एक एक्सक्लूसिव राइट है जिसके ऊपर हमारी पूरी मोनोपोली होती है। कॉपीराइट जो होता है वो सिर्फ कॉपीइंग से हमें बचाता है। डिज़ाइन जो है वो एक्सक्लूसिव राइट होता है, उसकी हमारी कंप्लीट मोनोपोली होती है। नेक्स्ट थिंग, डिज़ाइन जो है उसे रजिस्टर कराना पड़ता है, कॉपीराइट जो है वो ऑटोमेटिकली मिल जाता है। डिज़ाइन जो है उसमें ओरिजिनलिटी और नोवेल्टी का होना ज़रूरी होता है। कॉपीराइट जो होता है ये मेन क्राइटेरिया होता है और इसमें प्रोटेक्शन, हमें ओरिजिनलिटी के लिए कोई प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, ये ईजिली हमारी नोवेल्टी के हिसाब से ही हमें मिल जाता है। डिज़ाइन कुछ सालों तक ही होता है, 10 साल तक, या फिर उसके बाद 5 साल एक्सटेंड किया जा सकता है। बट जो कॉपीराइट होता है वो हमें अराउंड 60 ईयर्स तक के लिए मिलता है। डिज़ाइन जो है वो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट के लिए होता है जिस प्रोडक्ट के लिए हमने उसे रजिस्टर कराया है, बट कॉपीराइट प्रोडक्ट स्पेसिफिक कभी भी नहीं होता, माइंड इट। द वेरी नेक्स्ट डिफरेंस इज डिफरेंस बिटवीन ट्रेडमार्क एंड डिज़ाइन। ट्रेडमार्क जो होता है वो एक ऐसा सिग्नल होता है जो एक कंपनी की, एक मैन्युफैक्चरर की, एक प्रोड्यूसर की आइडेंटिटी बताता है। तो वो उस डिज़ाइन के लिए, उनकी डिज़ाइन के ऊपर पूरी आइडेंटिटी है, वो उनका खुद का डिज़ाइन है, ये ट्रेडमार्क बताता है, ये कन्वे करता है। बट जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन ये रिवील नहीं करता कि उसकी आइडेंटिटी क्या है। डिज़ाइन इज जस्ट एन आई कैची अपील, वो सिर्फ एक अपील देता है, एक विजुअल ऑब्जर्वेंस होती है, एक इलस्ट्रेशन होती है कि वो कैसी चीज़ दिखाना चाहते हैं। तो डिज़ाइन कभी भी कंपनी के बारे में या कंपनी के मालिक के बारे में या प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर के बारे में कुछ नहीं बताता। एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको इसका कि हम बहुत सारे टूथब्रशेस देखते हैं कोलगेट कंपनी के या पेप्सोडेंट कंपनी के, उनके ऊपर कोलगेट और पेप्सोडेंट जरूर लिखा होता है क्योंकि वो उनका ट्रेडमार्क होता है। बट आप देख सकते हैं कि जो टूथब्रशेस का डिज़ाइन होता है वो डिज़ाइन अलग अलग होता है क्योंकि वो अपना डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं, बट वो हर डिज़ाइन के ऊपर अपना ट्रेडमार्क तो लगाएंगे ना, क्योंकि उन्हें अपनी आइडेंटिटी दिखानी है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द ट्रेडमार्क एंड द डिज़ाइन। आई होप ऑल द कंसेप्ट्स आर क्रिस्टल क्लियर टू यू। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस और सजेशंस डाल सकते
सकते हैं। अगर आपको इस टॉपिक के कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स चाहिए बाय मी तो आपको मेल करना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको आईडी दी गई है, आप उस पर मेल कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। आगे आने बहुत सारे वीडियोज़ आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाली हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।